Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter System of Particle and Rotational Motion. और आज का जो टॉपिक है वो है बेटा आपका एनर्जी इन रोलिंग मोशन. सिंपल सी हेडिंग है हमारे पास में एनर्जी इन रोलिंग मोशन. ठीक है, अब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, वही बेटा रोलिंग मोशन की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं. बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करनी है, एक्सेलरेशन करना है तो कैसे करना है, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं उस पर सवाल आने की संभावना काफी हद तक कम ही रहती है. लेकिन यदि फिर भी कोई भूले भटके सवाल आ जाए तो आपको कैसे करना है वो पूरा हिंट मैं दे चुका हूं. ठीक है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सवाल आने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? दूसरा हमारा जो आज का टारगेट है वो टारगेट ये है कि आज कुछ भी हो जाए, आज बेटा इस चैप्टर को हम लोगों को पूरा फिनिश ही करना है. ठीक है, चैप्टर में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना है. थोड़ा सा जो पॉइंट बचा हो उसको हम लोग आज एनी हाउ वी विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर इटसेल्फ. सो रोलिंग मोशन के अंदर में हम लोग बात कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. सो एनर्जी किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं जरा देखें. जैसे मान के चलो हमारे पास में कोई भी जब रोलिंग करवानी है तो देखो एक बात समझ लो, यदि रोलिंग मोशन करवानी है तो आप क्यूब लेके नहीं बोलोगे ले भाई लुढ़क जा और तू रोलिंग मोशन करते हुए जा. वो ठीक है, अपनी जगह अलग मुद्दा है. लेकिन हम लोगों को जनरली जो बॉडी लेनी है वो कैसी होनी चाहिए, या तो रिंग है या डिस्क है या स्फीयर है, सिलेंडर है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, सिलेंडर होता है, उसको लुढ़का सकते हैं. यस, तो ऐसी बॉडीज के बारे में बात करनी है जो रोल कर सकती हैं. ठीक है, और हमने क्या मान लिया, वो हर बॉडी के लिए, अब जो भी ऐसी बॉडी होगी उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मैंने मास m मान लिया है. और हर उस बॉडी के लिए रेडियस जो है वो मैंने कैपिटल R मान लिया. कैपिटल R अच्छी नहीं लग रही है आपको तो स्मॉल r ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके. अब जब भी ये बॉडी यदि ग्राउंड पर रोल कर रही है तो यहां पर आपको पहले से ही मालूम है दो चीजें होंगी. रोल करेगी तो बेटा ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये किसी स्पीड से चलेगा और साथ में ये ओमेगा से घूमेगी. यस और नो? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब रोलिंग मोशन की बात आती है तो आप इसे ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल मोशन या बोलो सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस तरह से आप इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपका कहानी एकदम सिंपल हो जाती है. बराबर है. सो अब मेरे पास जो हेडिंग है वो है एनर्जी. तो बेटा यहां पर हमारे पास में दो एनर्जी रहने वाली है. एक तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, अब ये चल रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी में v मान लेता हूं. बराबर है. तो हमारे पास में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसलेटरी में और प्लस रोटेशनरी. बात समझ में आ रही है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में यहां पर आने लगेगी. तो चलो दोनों को मिलाओ और स्टार्ट करो किस प्रकार से कर सकते हैं. तो मैंने बोला भैया काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल. ठीक है, अब यहां पर एक सिंपल सी बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी यदि मैं ट्रांसलेटरी की बात कर रहा हूं तो ये तो लिखी जाएगी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर. वी क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन की मैं बात करता हूं तो ये लिखी जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बोलो सही बात है या गलत बात है? तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है सर, ये तो बहुत सिंपल हो गया. मैंने बोला बिल्कुल सही बात है. कौन सा डिफिकल्ट टास्क कुछ हम देते ही नहीं है बेटा. क्या हम लोग कोई डिफिकल्ट टास्क देते हैं आपको? बिल्कुल नहीं. काइनेटिक एनर्जी टोटल आ जाएगी आपके पास में हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बोलो सही है क्या? अरे ये तो बहुत आसान है. अब देखो मेन बात क्या है ना, यहां तक तो हर कोई कर सकता है, यहां तक तो हर कोई कर लेगा, लेकिन ये इस तरह से फिर आपको कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं. वो कैसे चेंज करते हैं? देखो ये है आई. आई का मतलब क्या होता है? आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई का मतलब क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण होता है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू तो हर बॉडी के लिए अलग अलग है. जैसे मैंने रिंग बोल दी तो रिंग के लिए यदि उसके एक्सिस के अबाउट, अब जनरली रोलिंग करवाएंगे तो अबाउट द एक्सिस होगी, तो वो तो mr स्क्वायर आ जाएगा.
ठीक है, और यदि डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, अरे होगी या नहीं होगी। और मैंने स्फीयर ले लिया तो फिर बदल जाएगी, 2/5 लेनी पड़ेगी या 2/3 लेनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन हॉलो या सॉलिड है। बोलो सही बात है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम लोग लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस ऑफ गायरेशन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आई बराबर एम के स्क्वायर। ये पॉइंट आपको याद है कि नहीं है? ये कब पढ़ा दिया सर? ये तो पहली बार सुन रहे हैं, आई बराबर एम के स्क्वायर। कोई ऐसा है क्या? कोई है ऐसा? देखो मेरे को गुस्सा आ रहा है, फटाफट बोलो कौन है ऐसा जिसको आई बराबर एम के स्क्वायर नहीं आता है? ओके, सबको आता है आई बराबर एम के स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आई की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं इसके अंदर में। तो आप कह सकते हैं कि, अगले पेज पे करते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ आई की जगह आपने लिख दिया एम के स्क्वायर और ये बेटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बोलो आई की जगह तो आपने एम के स्क्वायर लिख दिया और इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर। तो ये कहानी यहां तक तो थोड़ी थोड़ी सी सही लग रही है। अब एक बात और, अब देखो जब भी बॉडी में रोलिंग मोशन में जब दिया रहेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको सारी चीजें मिलेंगी। कौन सी चीजें मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी, नोबडी नोज। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया हम लोग सिंपल डेरिवेशन अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात देखो, क्या कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर ओमेगा आर जानते हैं। सो बेटा काइनेटिक एनर्जी टोटल को लिखा जा सकता है हाफ एम ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस का हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बोलो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो? बोलो क्या कॉमन निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाला जा सकता है। सो यहां से बचेगा आर स्क्वायर प्लस यहां से बचेगा के स्क्वायर। बोलो ये एक फॉर्मूला हो सकता है आपके पास में या नहीं हो सकता? बिल्कुल। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कई बार ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। हो सकता है कि वो ओमेगा की जगह वी दे दे। भाई पॉसिबिलिटी है ना, क्या आप किसी संभावना को नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं नकार सकते। तो अभी तो एक फॉर्मूला तो हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इवन दो कई बार यही फॉर्मूला देखो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर। ऐसे भी लिख के मिल सकता है, प्लस लगा के दोनों को अलग अलग करके। लेकिन मैं तो बोलूंगा भैया इस वाले फॉर्मूले को याद रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस। अच्छा, इसमें देखो अब कुछ और चीजें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, आप जरा उन्हें ध्यान से रखना। ठीक है, अभी मैं जो वापस जा रहा हूं वो इस वाले फॉर्मूले से जा रहा हूं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके पास में आ गया था कि नहीं आया था? भाई यही वाला फॉर्मूला आ चुका था। इसी फॉर्मूले से हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और वो क्या है कि भैया हम लोग लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ आई की जगह आपने एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रखा था। अब देखो v बराबर ओमेगा आर है, सो इट इंप्लाइज ओमेगा कैन बी रिटन एज v बाई आर। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। क्या मैं ओमेगा को v बाई आर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और ऐसा लिखने पर काइनेटिक एनर्जी टोटल जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर और v बाई आर का होल स्क्वायर। सही है। अगेन अब यहां से जो कॉमन लिया जा सकता है वो कॉमन ले लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, यहां से बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो सही है क्या भाई? हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बच रहा है। सो मैं आपको सलाह दूंगा ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, यस। v क्या है यहां पे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। v क्या है यहां पर? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कई बार वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख के नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली बोला जाता है कि इतनी वेलोसिटी से चल रहा है। तो वो आपको बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वो जाहिर सी बात है, यदि हमको ये टॉपिक पे सवाल पूछ रहा है तो वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही देगा, उसके अलावा उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिर मैं कुछ चीजें और यहां से आपको रिलेट करवाना चाहता हूं। उन चीजों को जरा देखिए, वो चीजें क्या हैं। देखिए
आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी टोटल आई है अभी, वो आई है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो आई है क्या सर? इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमें मालूम है आई है। तो एक काम करो, देखो इसको यदि मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसे तोड़ सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो तोड़ सकता हूं क्या? यस। और ये क्या है? ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी टोटल। बोलो सही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी टोटल जब मैंने लिखने की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये दो चीजों का समेशन है। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो है ट्रांसलेटरी एनर्जी और एक कौन सी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें से ये वाली चीज तो मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये वाली ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है। यस और नो? तो इसका मतलब ये आपके पास में क्या होगी? रोटेशनल या रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी। बोलो सही बात है। तो ये काम की चीज यहां पर निकल के आई। अब आगे बढ़ने पर हमारे पास में एक मुद्दा आता है और वो आता है ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जो के है, क्या हर बॉडी के लिए मुझे याद करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है ये आपको याद होना ही चाहिए। के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। अब इसका कुछ तरीका है क्या सर, कोई शॉर्टकट वगैरह? भाई हर कोई मन में यही सोचता है कोई शॉर्टकट मिल जाए तो काम बन जाए। तो देखो कैसे, इसको भी जरा सीखते हैं। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यूज को हम लोग निकालना सीखते हैं डायरेक्टली। यदि याद रख पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं रख पाए तो फिर तो परेशानी है। देखो क्या करता हूं मैं, पहले हम लोग लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखते हैं कुछ बॉडीज की। ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए तो आप लिखोगे एम आर स्क्वायर। डिस्क का लिखिए तो आप लिखोगे हाफ एम आर स्क्वायर। फिर रिंग से हॉलो सिलेंडर, डिस्क से सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। और हम लोग बात कर लेते हैं स्फीयर की, जो कि सॉलिड स्फीयर होगा, जाहिर सी बात है। इसका आप लिखोगे 2/5 अरे रे 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 2/5 स्क्वायर। और हॉलो स्फीयर यदि मैं लेता हूं तो बेटा हॉलो स्फीयर में मैं लिख सकता हूं 2/3 स्क्वायर। बोलो सही है क्या? यस और नो? ओके। अब यहां पर देख, बात देखिए, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? यदि आपको याद हो तो आई बराबर एम के स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हर एक को कंपेयर करके देखो तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, सो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आती है जो बेटा यहां पर सामने लिखा हुआ नंबर है। जो सामने लिखा हुआ नंबर है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर लिखोगे, एम से एम कट जाएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 आ गया। हाफ एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर रखो, देखो एम से एम कट गया, के स्क्वायर ये आर स्क्वायर नीचे आएगा तो 1/2 बच गया। 2/5 एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर, सामने रख के तो देखिए, तो एम से एम कटेगा, आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो 2/5 बच गया, और ऐसे ही यहां पर बच गया। सो ये हो गई आपके पास में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यूज, जो मैंने यहां पर कुछ इनके लिए रखवा दी है। जैसे ये है आपके लिए रिंग की, रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 आएगा। ये आपका डिस्क का है, डिस्क के लिए 1/2 आएगा। ये आपका सॉलिड स्फीयर है जिसके लिए आप 2/5 लिखोगे, और ये आपका हॉलो स्फीयर है। ठीक है, कभी कभी हम लोग भी जल्दबाजी में उल्टा लिख जाते हैं, हॉलो का सॉलिड कर जाते हैं, सॉलिड का उल्टा हॉलो कर जाते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, सॉलिड 2/5, हॉलो 2/3 है। ठीक है, अब यहां से आगे हमारे पास में कई बार है ना रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड भी सवाल होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। लगे आ तो यहीं, तो देखो ये जो सारी वैल्यू है ना, ये किसके लिए लिख रही है? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये क्या है बेटा? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। और ये भी आपने क्या निकाला है? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकाला है। अब देखो के स्क्वायर इधर रहने दो, आर स्क्वायर को उधर पहुंचा दो, पहुंचा देंगे, और देन टेक द रूट, देन टेक द स्क्वायर रूट। तो अब आप क्या पाते हैं जरा देखिए, आपको पहले केस में मिलता है के बराबर आर, फिर मिलता है के बराबर 1/√2 इंटू आर, फिर आपको मिलता है के बराबर √2/5 टाइम्स आर, और के बराबर √2/3 टाइम्स
आर। बोलो ये चार चीज मिल रही हैं, ठीक है। सो ये रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू हो गई। हालांकि हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ चुके थे, लेकिन वापस से आया है तो वापस से फिर से बता दे रहा हूं। ये रिंग के लिए है, ये आपका डिस्क के लिए है, ये आपका सॉलिड स्फीयर के लिए है, और ये आपका हॉलो स्फीयर के लिए है। अब इसमें जो सवाल बनते हैं ना, ये सवाल क्या बनते हैं, उन सवालों में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एनर्जी से रिलेटेड डायरेक्टली सवाल पूछे जाता है कि भैया ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी लिखो, तो बेटा ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी तो सबके लिए हाफ एम वी स्क्वायर आ गई, लेकिन रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी जा सकती है इन द टर्म्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है टोटल काइनेटिक एनर्जी हर बॉडी के लिए निकालनी इन द टर्म्स ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, या एम और वी के टर्म्स में। और क्या पूछा जा सकता है, इनके रेशियो पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे सवाल बनते हैं जिन्हें आपको यहां पर क्या करना है, देखना है, ठीक है। चलो, तो उसको देखने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ना वहां पे लेके जाना चाहता हूं जहां पर मैंने आपको ट्रांसलेटरी और काइनेटिक बनवाई थी, ठीक है, ये रही। अब इसमें जो सवाल बनते, देखो सवाल सुनना, यही सिंपल से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जामिनर कोई ऐसा नहीं है मंगल ग्रह से क्वेश्चन लेके आएगा और आपसे पूछेगा कि बृहस्पति ग्रह पे क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही है? धरती पे हो, इंडिया का ही है, इंडिया की बुक्स रहेंगी, इंडिया की ही बुक्स में से पेपर बनेगा, सब कुछ वही होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, तो क्या है सवाल जो बन सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला, ओनली ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन, हाफ एम वी स्क्वायर, हमेशा आंसर। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग के लिए 1 आ जाएगा, डिस्क के लिए 1/2 आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 आ जाएगा, और हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए और सबके लिए रोटेशनरी काइनेटिक एनर्जी सेपरेट आउट अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। फिर सवाल बन सकता है रेशियो ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, या फिर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ में रेशियो। कोई भी सवाल बना ले, यदि आपको ये सब डेटा समझ में आ गया तो क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग काम करते हैं, मैं आपको आगे लेके चलता हूं, और आपको आगे लेके चलने पर आपके सामने एक टेबल लेके आ रहा हूं। आ गई टेबल ना? हाँ, ठीक है। अब ये काम मैंने थोड़ा सा होमवर्क कर लिया है। क्या करूं हम, देखो हर एक के लिए मैं अलग अलग निकाल के फिर आपको बताता, तो मैंने डायरेक्टली यहां पर निकाला है, किसी को कोई परेशानी है क्या? देखो मैंने क्या बोला, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए 1, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3। भैया मैंने अभी निकाला था, मेहनत से भाई थोड़ा बहुत आलस किया है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं किया। एक कॉलम तो कम से कम आपको निकाल के दिखाया है मैंने। अच्छा, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी सबके लिए हाफ एम वी स्क्वायर आएगी, कोई परेशानी नहीं है। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो बेटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग का 1 है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 करने पर हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो डिस्क के लिए हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/2, तो कितना आएगा 1/4, तो 1/4 एम वी स्क्वायर। अच्छा, फिर है सॉलिड स्फीयर, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2/5, 2 से 2 कटेगा तो 1/5 एम वी स्क्वायर। और हॉलो स्फीयर के लिए हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2/3 करोगे तो 2 से 2 कटेगा तो 1/3 एम वी स्क्वायर। हो सकता है ये वाला आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि सामने शायद लोगो आ जाए, तो हॉलो स्फीयर का। लेकिन एक बात बताओ, नहीं दिख रहा है करके किसी ने कंप्लेंट करी ना, तो देखो भाई साहब मैंने पंच बना लिया है। क्यों बनाया? ये होमवर्क था आपको, जिसका हैंड टू हैंड होमवर्क मिल रहा है आपको, आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। फिर टोटल पे आ जाओ, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर तो है ही है, तो बस आपको 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कर दी, तो 1 + 1 मतलब 2, 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर मतलब एम वी स्क्वायर। बोलो कितने आसान से सवाल हैं सर। सवाल तो आसान है, बट ये तब तक आसान लगते हैं जब तक आप सामने खड़े हो। आप सामने से हटो और देखो यही सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा। ये आपकी सोच है जो आपको फिजिक्स से डराती है और आपको फिजिक्स से हवा बन के आपके सामने आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। अगला है डिस्क। तो डिस्क में क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है 1/2, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2, 3/2 इंटू 1/2 करोगे 2 से 2 कटेगा, सही 3/2, तो 2 से 2 4 हो जाएगा, तो 3/4 एम वी स्क्वायर। बोलो सही है? लो भैया 3/4 एम वी स्क्वायर आ गया। फिर अगला है सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में क्या करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर तो एज इट इज है, हाफ एम वी स्क्वायर तो एज इट इज है, 1 प्लस का 2/5, तो 1 प्लस का 2/5 करने में कितना है 5 और 2 7, 7/5 एम वी
इंटू हाफ mv², तो कितना हो जाएगा 7/10 mv² हो जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपके सामने कर रहा हूं, उंगलियों पे कैलकुलेशन चल रही है। अब लास्ट में कौन बच गया? हॉलो स्फीयर। तो हाफ mv² इंटू 1 प्लस का 2/3, तो 3 और 2 5, 5/3 इंटू हाफ mv², तो 5/3 इंटू करोगे तो 5/6 आ जाएगा। तो लास्ट में 5/6 mv² लिखा होगा, और मैं देख पा रहा हूं कि 5/6 mv² लिखा है। अब भले ही आप नहीं देख पाओ, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर एक स्टिकर चल रहा हो, फॉर डेली प्रैक्टिस शीट एंड ऑनलाइन टेस्ट गो टू www.biobentrest.online, तो उसके कारण आप शायद नहीं देख पा रहे हो। लेकिन क्या आप एक बात बताओ, कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस टेबल में जो डेटा लिखा है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं? बोलो, पहले तो बोलो तुम। जब तक कुछ बोलोगे नहीं तब तक कहना मजा नहीं आएगा, आगे बढ़ने में मजा नहीं आएगा। फटाफट बोलो, कितने लोग हैं ऐसे? कोई है ऐसा भूला भटका जो नहीं कर सकता है? कोई है? ओके बेटा, यदि नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है मालूम है? पॉलिश पेपर खरीद लिया है ना, कि नहीं खरीदा अभी तक? खरीद लो, जरूरत पड़ती है उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अरे न्यूमेरिकल किधर गायब हो गए? हाँ ये रहा, मेरे को लगा शायद न्यूमेरिकल ही गायब हो गए कि क्या चक्कर है। चलो अब सवाल पढ़ना चालू कर लो। अ रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, ये सवाल है बेटा, इस पे आराम से करेंगे, सवाल ही सवाल करने हैं आज के लेक्चर में। उसके बाद में हम लोग रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कुछ मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का एक छोटा सा पॉइंट है जिसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि यदि सवाल आया तो स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। तो अ रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एंड मास 10 kg रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये देखो, अब यहां पर एक्चुअली थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए थी। ओके अच्छा, रिंग है आपके पास में, ये सब कुछ दे दिया है, मैं बोला ठीक है। अब इसकी आपको क्या चाहिए बेटा? ध्यान सुना, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इट इज काइनेटिक एनर्जी तो रोटेटिंग वाली, क्योंकि यदि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं दिया है तो वही हमको वही सोचना पड़ेगा। तो यार रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला होता है, वो तो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो सही है क्या? ओमेगा आपको दे रखा है 20, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, यहीं पे बच्चा गलती करता है कि यहां पर देखो रोटेटिंग अबाउट इट्स डायामीटर लिखा हुआ है, रोटेटिंग अबाउट इट्स डायामीटर। तो यार ये आपकी यदि रिंग है जिसका मास m है और ये है, तो रिंग के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ऑलरेडी हाफ mr² होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पे बच्चा गलती करेगा, ये हाफ नहीं लगाएगा बस, और बाकी सब सही कर लेगा। तो बेटा आपका आंसर आएगा कितना? हाफ इंटू हाफ mr² इंटू ओमेगा स्क्वेयर। नाउ आपके सामने डेटा प्रेजेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। m स्टैंड्स फॉर 0.5 मीटर, और सॉरी बेटा मास है मतलब 10 kg, और r क्या है? रेडियस 0.5 का स्क्वायर कर लीजिए, इंटू ओमेगा बेटा 20 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखो मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। देखो पॉइंट हटाओ, जीरो को काट दो इधर से सीधा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ठीक है। अब और देखो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये दोनों वैसे उड़ लेंगे। अब क्या बच गया? 5 का स्क्वायर 25 और इंटू 10, मतलब माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 250 जूल। कोई और है जिसका 250 जूल आ रहा है? अरे कोई और है जिसका मेरे समान आंसर 250 जूल आ रहा है? कोई है? चलो ठीक है, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर देख लो भैया मैंने कहां गलती कर ली है ना। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है? एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट व्हेन रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर? सवाल क्या पूछा गया पहले तो ये बताओ। सवाल पूछा गया है टॉर्क, मतलब ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला जब मैं लिखता हूं तो मेरे दिमाग में आई इंटू अल्फा से आगे मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। बोलो चलता है क्या? नहीं चलता है। दूसरा जो मेरा दिमाग चल जाता है ज्यादा से ज्यादा तो वो आर इंटू एफ पे चलने लगता है, लेकिन यहां पे तो कहीं जा ही नहीं रहा। अब ये क्या है? तो अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर है ना इंजन डेवलप्स किलोवाट, किलोवाट में है, डेफिनेटली इट मस्ट बी अ पावर, इट मस्ट बी अ पावर से रिलेटेड चीज है। तो यही तरीका होता है। आपको क्या लगता है कोई हाई फंडू चीजें थोड़ी होती है, थोड़ा सा सोचना है तो थोड़ा सा कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो पावर का टॉर्क से क्या रिलेशन है?
तो हम लोग बोलते हैं यार पावर को एक फॉर्मूला तो मैं जानता हूं, F इंटू वी, ये मैंने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, बराबर है, वर्क एनर्जी पावर में फोर्स इंटू वेलोसिटी। लेकिन यहां पे कैसे रिलेट करूं? तो मैंने आपको बताया था हर चीज जो ट्रांसलेटरी है उसको रोटेटरी से कैसे रिलेट करते हैं। तो बेटा आप यहां पर बोल सकते हो शायद P बराबर टॉर्क इंटू ओमेगा। बोलो अब रिलेट कर पा रहे हो? ओमेगा स्टैंड्स फॉर व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क स्टैंड्स फॉर टॉर्क, टाउ स्टैंड्स फॉर टॉर्क, और P स्टैंड्स फॉर पावर। पावर उसने दे रखी है, पर यार ओमेगा नहीं दे रखा है। तो ओमेगा के लिए कुछ तो दिया है क्या? तो ओमेगा के लिए उसने रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब आरपीएम में डेटा दे रखा है। तो उसे मैं क्या बोलते हैं रेडियन पर सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? ओमेगा बराबर आपका होता है ना 2 पाई एन बाय टी या 60। यदि इसको आरपीएम में दे रखा है तो नीचे टी कितना आ जाता है? 60। तो बस हो गया काम। अब क्या बचा है? P मतलब 100 किलो, किलो मतलब 10 टू द पावर 3 बराबर 2 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू एन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है 1800 डिवाइडेड बाई 60। कुछ तो रह गया, टॉर्क लिखना रह गया बेटा। ये टॉर्क यहां पे चल रहा है, ठीक है, मान लेना। 0 से 0 काटो, 6 से काटोगे 3 बार कटेगा, ये 30 हो जाएगा। ओके ओके, एक 0 से एक 0 भी काट लो। सो टॉर्क बराबर आएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 3। बोलो सही है क्या? अब यहां पर देखो 3 इंटू 3.14 लगभग लगभग 10 मान लो, यदि अंदाजे से आंसर करना है तो। क्योंकि देखो इसको 10 काट लोगे तो 2 से काटोगे तो टॉर्क का आंसर लगभग 500 के आसपास आएगा न्यूटन मीटर में, ठीक है। अब यदि आप एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कि वो फिर आपको कैलकुलेशन करनी है। मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये इट इज अप्रोक्सीमेट आंसर 500 न्यूटन मीटर। थोड़ा सा ज्यादा आएगा वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 3 3 9 14 18 14 28 14 42 तो 9.5 9.42 के आसपास है ये। और मैंने 10 मान के काटा है तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 9.42 से काटोगे 942 942 1000, ये बच गया 58 58, तो जीरो लगाओगे, ठीक है, कर लोगे ना। कई लोग बोलोगे सर आज क्यों नहीं कर रहे कैलकुलेशन, वैसे वाली जरूरत नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कर सकते हैं लेकिन हम लोग। श्योर? चलो आगे बढ़ो, और आगे सवाल देखता हूं भैया, और सवाल डालें कि नहीं डालें आपके लिए। हाँ भैया, लो एक और सवाल आपके सामने। सवालों की भरमार है, टेंशन मत लो। A body of moment of inertia of 3 kilogram meter square rotating with an angular velocity of 2 radian per second has the same kinetic energy as a mass of 12 kilogram moving with a velocity of अच्छा वेलोसिटी ही निकालनी है, लैंग्वेज ऐसी है सवाल की। देखो सवाल में क्या पूछा, बोला गया है आपके पास में एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, वो घूम रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी आपको दे रखी है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही है जितनी एक 12 किलोग्राम वाला मास किसी वेलोसिटी से चले तो आएगी। तो डेटा समझ में आया सवाल? तो भैया सवाल ये है, काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी दे रखी है एज पर द गिवन कंडीशन। तो लगा दीजिए कंडीशन। तो आप लगाएंगे, यहां तो आएगा रोटेटिंग में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और यहां आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। लगाओ डेटा, तो बराबर हाफ से तो हाफ वैसे कट जाएगा। आई कितना दिया है बेटा? 3 दिया है, और ओमेगा दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर मास दे रखा है 12 इंटू वी स्क्वायर। बोलो सही है? कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 12 कैंसल, तो वी का आंसर आ रहा है आपके पास में 1 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग सहमत है भैया मेरे वाले आंसर से? अरे कुछ 2-4 लोग तो सहमत होंगे ना, कि एक भी सहमत नहीं है। वेलोसिटी का आंसर मेरे पास में मिल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। कुछ 2-4 लोग भूले भटके जो सहमत हैं, ठीक है, चलो कुछ तो मान गए। आ जाओ आगे अगले सवाल पे। हाँ भैया सवाल दिखने लग गया। A disk and a ring of same mass are rolling, and if their kinetic energies are equal, then the ratio of their velocities। एक बात ध्यान रखिए, ये क्या कर रही हैं? रोल कर रही हैं। देखो सवाल के अंदर क्लियर लिखा है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सवाल के अंदर क्लियरली लिखा है
रोलिंग, रोल कर रही है मतलब ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी, दोनों काइनेटिक एनर्जी उसके पास में है। मतलब आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल वाला लगेगा, जो आपका हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वो वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। अब क्या बोला गया, डिस्क एंड रेडियस ऑफ सेम मास आर रोलिंग एंड इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल, देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। तो ये देखो मैं क्या लिखता हूं, मैं सिंपल सी बात करता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग वा इक्वल्स टू डिस्क वा। बोलो, सो आप लिखोगे हाफ एम वी फॉर रिंग 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फॉर रिंग बराबर हाफ एम, डिस्क लिखना है यहां पे, वैसे डिस्क लिख देना चाहिए था मैंने को, यहां पे आर लिखना चाहिए था, वी डी का स्क्वायर इंटू 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और जाहिर सी बात है ये भी डिस्क के लिए है, जो एज पर द गिवन कंडीशन मैंने लगा दिया। अब सवाल में बोला गया है मास है दोनों का सेम, तो एम आर एम डी कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, तो यहां पर आपके पास में बच रहा है वी रिंग 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा स्क्वायर नहीं लगाया क्या, ओके, और वी डिस्क का स्क्वायर और 1 प्लस का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बोलो सही है? अब क्या करना है इसके अंदर, फटाफट बोलो। देखो रेशियो तो चाहिए आपको उनकी वेलोसिटीज का, लेकिन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यूज पुट करनी है। तो रिंग के लिए लिखोगे तो कितनी आएगी 1, और इसके लिए लिखोगे तो कितनी आएगी 1/2। तो बेटा आपके पास में क्या बचते हुए नजर आएगा, आपके पास में बचते हुए आएगा वेलोसिटी ऑफ रिंग का स्क्वायर 1 प्लस का 1 बराबर वेलोसिटी ऑफ डिस्क का स्क्वायर 1 प्लस का 1/2। सो यहां से देखो ये आएगा 2, ये आएगा 3/2। तो बेटा वी आर अपॉन वी डी पूरे का स्क्वायर बराबर, देखो यहां पर है 3/2 और अपॉन में आएगा 2। सो बेटा वी आर अपॉन वी डी का आंसर आएगा कितना, √3 डिवाइडेड बाई 2। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे। रिंग अपॉन डिस्क, रिंग अपॉन डिस्क का आंसर √3/2 मेरे पास में आ रहा है। उन्होंने रिंग और डिस्क अच्छा डिस्क और रिंग लिखा है। देखो ये बात, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, ऑप्शन में इसी में कंफ्यूजन होता है, पहले डिस्क लिखा है और बाद में रिंग लिखा है। हालांकि अब देखो, अब आप इतने तो समझदार है कि मैंने रिंग और डिस्क लिखा है, तो आप इसे उल्टा करके आंसर निकाल सकते हैं 2/√3। देखो मतलब ये है कहानी की बेटा डिस्क अपॉन रिंग की वेलोसिटी का आंसर आएगा कितना 2/√3 या फिर √4/3, जो आपको उचित लगे वो आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सवालों में छोटी छोटी सी सावधानी रखनी होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा यदि किसी को डरावना लग रहा हो तो बिल्कुल डरना नहीं है, एक बात समझ लीजिए, जो डर गया समझो मर गया। ठीक है, कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? अब देखो आप सब लोग लिख देंगे कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, क्यों सबको आता होगा वो पिक्चर, तो हम बेटा बड़ी ध्यान से देखते हैं, जब लेक्चर सुनने की बारी आती है तब आधी चीजें याद ही नहीं रहती है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या है, भलमन साथ का तो कोई जमाना है ही नहीं, वैसे भी करते हैं। अ व्हील इज रोटेटिंग with an angular speed of 20 radian per second and it is stopped to rest by applying a constant torque in 4 seconds। ऐसा एक सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं जब मैंने टॉर्क का कॉन्सेप्ट चालू किया था। अब देखो ये सवाल यहां आ गया तो ठीक है, if the moment of inertia of the wheel about its axis is this then the work done by the torque in 2 seconds। अच्छा वर्क डन का सवाल है क्या, फिर तो करवाना पड़ेगा बेटा। चलो ठीक है, क्या दे रखा है डेटा, पहले वो घूम रहा है 20 रेडियन पर सेकेंड से, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा इनिशियल आपको गिवन है 20, मतलब ठीक है। इट इज स्टॉप्ड टू रेस्ट, इसका मतलब ओमेगा फाइनल आपका दे रखा है 0 बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट टॉर्क इन 4 सेकेंड, मतलब उसने टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस इज दिस, मतलब आपको आई भी दे रखा है 0.20, देन द वर्क डन बाय द टॉर्क इन 2 सेकेंड। वर्क डन आपसे पूछा है, अब सवाल इतना तगड़ा हो गया कि हम लोग कैसे करें ये सोचना है। तो देखो वर्क डन बाय द टॉर्क, ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग लगा लेंगे बेटा, क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आराम से निकल जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से।
तो यार यहां पर आपको ओमेगा फाइनल चाहिए, तो ओमेगा फाइनल के लिए आप सोचिए क्या बुद्धि लगाई जाए। तो देखो ओमेगा फाइनल तो आप तब निकाल पाओगे क्योंकि 2 सेकंड में है, तो ओमेगा फाइनल बराबर आप लगा सकते हो, देखो इक्वेशंस क्या लगा सकते हो, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस का अल्फा इंटू टी, टी 2 सेकंड है, ओमेगा इनिशियल मालूम है, अल्फा निकल जाए कहीं से। तो अल्फा कैसे निकालोगे, तो भैया देखो एक अल्फा के लिए भी यही इक्वेशन पहले यूज करनी पड़ेगी, कैसे दिखाता हूं आपको। ओमेगा फाइनल 0 बराबर ओमेगा इनिशियल 4 प्लस का अल्फा अल्फा, अच्छा वो तो निकालना है, टी कितना है 4 सेकेंड, सो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का 1, बोलो सही है। अब यहां से इसको एक बार फिर से यूज कर लीजिए, कैसे यूज करेंगे, देखो ओमेगा फाइनल आपको चाहिए बराबर ओमेगा इनिशियल 4 प्लस का माइनस 1 इंटू टी मतलब 2, तो बेटा ओमेगा फाइनल का आंसर आपके पास में 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, आ गया अब तो डेटा, बोलो कुछ परेशानी हुई, कई लोग बोलेंगे सर हवा हवाई हो गई सब बातें। देखो एक बात सुनो, आपको वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, तो यस पढ़ाया गया। वर्क डन जब पूछा जाता है तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बराबर है। यहां पर इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जैसा चाहें आप वैसा कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स वगैरह कुछ है ही नहीं ना, तो उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी में जाके लिखते थे हम लोग कई, लेकिन कुछ नहीं है तो ये तो कर ही सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पे पहुंच जाऊंगा, तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपके पास में आएगी कितनी, हाफ आई, आई कितना है 0.20 इंटू ओमेगा फाइनल कितना आया था 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का हाफ इंटू 0.20 इंटू 4 का स्क्वायर, तो बेटा ये यहां से देख लीजिए हाफ इंटू 0.20 इंटू 16 में से 4 गए तो ये बचेगा 12, 6 6 6 दूना 12, तो 1.2 जूल, ये मेरे पास में आंसर निकल के आ रहा है। कुछ सही कर रहा हूं ना, देख लो भैया, नहीं तो पता लगा कहीं यहीं पे गलती कर बैठा हूं। अरे शे, देखो गलती हो रही है यहां पे, पता है क्या, ओमेगा इनिशियल है ना 20 रेडियन पर सेकंड था, मैंने 4 से सवाल कर लिया, तो 4 क्या था यार यहाँ पे जो मैं 4 लिख बैठा, ओके 4 टाइम था, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। अब क्या है, कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा सवाल हो गया, तो इसको करोगे कितना आएगा, ये कितना था 20, ओके, तो अल्फा 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 5 आएगा ये, ओके, तो यदि ये माइनस का 5 आएगा और ये आपका 20 रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये 10 आएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आपको करना क्या है 10 का स्क्वायर और ये आएगा 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब आएगा कितना 400, और ये है 10 का स्क्वायर मतलब माइनस का 100, तो 300, तो बेटा ये आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा 1.2 इंटू 0.2 इंटू 300, तो आंसर कितना आएगा, 2 से 2 काटो 0.60 खत्म, तो 30 जूल विल बी द आंसर। बोला आंसर तो निकाल सकते थे ना, अच्छा भले ही मैंने वो डेटा गलत ले लिया हो, लेकिन वर यू एबल टू सॉल्व द डेटा, क्या आप लोग आंसर निकाल पा रहे थे, आंसर निकालने में सक्षम थे या नहीं थे। कई लोग बोलेंगे सर सक्षम तो थे, थोड़े थोड़े से, ज्यादा नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमने इतना कर लिया है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो सवाल ही सवाल है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है। अच्छा ये कहां पर आ गए हम लोग, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इंक्रीज बाय 200% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। याद कीजिए रिलेशन सिखाया था आपको काइनेटिक एनर्जी और इसके अंदर में एंगुलर मोमेंटम के अंदर में, याद है क्या, अरे काइनेटिक एनर्जी बराबर था ना एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आई, बोलो सही बात है। अब यहां पर क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 200%, कितने परसेंट से 200% से, तो मैं लिख देता हूं कैसे, K1 अपॉन K2 बराबर L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, तो बेटा K1 क्या है, इसे K ले लीजिए, इसे K डैश ले लीजिए बराबर L1 को L ले लीजिए, इसको 2L ले लीजिए, पूरे का स्क्वायर कर लीजिए, तो K डैश बराबर आएगा 4K, कितना आएगा 4K, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 400% ऑफ इनिशियल, 400% ऑफ इनिशियल, तो ये मेरे पास में आंसर आ चुका है। बोलो सही बात है या गलत बात है, सही बात है कि गलत बात है।
तो अब कई लोग इसमें बुद्धि लगा लेंगे कि 400% आया है तो मुझसे तो इंक्रीमेंट पूछा गया है, तो मैंने इंक्रीमेंट लिख दिया, तो इंक्रीमेंट आएगा 300% का। बोलो सही है? कई लोगों ने यही सवाल किया होगा, है ना? किया है कि नहीं किया है? तो अब उनको बताओ, वो लोग बताओ क्या ये सवाल सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो मैंने आपको हमेशा से एक ही बात बोली है, देखो ये बाई और टू पे फोकस करना, यहीं से सवाल गलत होता है। बाई पे और टू पे, यहां लिखा है इंक्रीज्ड बाई 200%, इसका मतलब ये है कि भैया आपने जो L2 की वैल्यू जो 12 लिखी है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि L2 विल बी इक्वल्स टू L प्लस का 200% ऑफ L, मतलब कितना हो जाएगा? 3L। इसका मतलब है कि यहां पर आपको 3L लिखना चाहिए था, जो आपने 2L लिख के सवाल किया। अब यदि 3L लिखोगे तो ही सही आंसर आएगा, तो 3L से बोलो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9K। कितना आ जाएगा? 9K, मतलब 900% ऑफ इनिशियल, तो इंक्रीमेंट आ जाएगा 800% का। बात समझ में आई? क्या सवाल में गलती होगी? मैंने आपको समझाने में सफल रहा या गलत रहा? पहले तो एक बात बताओ, पहले तो ईमानदारी से ये बताना कितने कितने लोगों ने 400% आंसर निकाला था। जिन्होंने 400% निकाला था वो तो चुल्लू भर पानी में पहले डूब मरो। अच्छा ठीक है, जिन्होंने 300 निकाला था उन्होंने थोड़ी सी मेहनत तो करी कि इंक्रीमेंट पूछा है, इंक्रीज बाई है, तो 400 में से 100 घटा के कम से कम 300 करने की कोशिश करी। लेकिन जिन्होंने 300 निकाला था वो फिर क्या करो, अपने हाथ को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करो। क्यों करनी है हाथ को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड? ताकि वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करी जा सके, कहां तक? ऑन योर चिक। ठीक है, क्योंकि वहां वाला जो बाई था उन्होंने वो नहीं पढ़ा। क्यों इतनी जल्दी थी? क्योंकि सवाल देखो, ये सवाल है ना, ये सवाल हलवा है, पर प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है कि आपने ये नहीं देखा कि प्लेट में हलवा परोस दिया तो साइड साइड से खाना होता है, सीधी उंगली बीच में डालोगे तो जलेगा, हाथ जलने वाला है। वही आपने किया, क्योंकि आपने सवाल को ध्यान से देखा ही नहीं। सवाल को ध्यान से देखने का मतलब ही होता है कि क्या उसके अंदर टर्मिनोलॉजी फंसा सकता है। और मैंने ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार बताई है, बाई और टू का डिफरेंस। इंक्रीज बाई जब पूछा जाता है और इंक्रीज टू बोला जाता है, तो यही फर्क मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं, और इसी के कारण गलती होती है इस पैटर्न में। और कुछ नहीं, इसमें है क्या? कुछ नहीं है। एक बार सीख गए तो उसके बाद तो ये सवाल एकदम कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूला आता है तो आपने कर लिया, और फॉर्मूला नहीं आता है तो भैया फिर तो आप जिंदगी भर बैठे रहो, तब भी सवाल नहीं होने वाला है आपसे ये। चलो कोई बात नहीं, गलती हुई, आगे आगे ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? सर सवाल ही पैदा नहीं होता आगे ध्यान रखने का, हम तो गलतियों पे गलतियां करने वाले हैं, तभी तो मजा आएगा। चलो, अ रिंग, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ थिन डिस्क, एक सेकेंड, रिंग, सॉलिड स्फीयर और अ थिन डिस्क ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। देखो यहां पर ध्यान से देखना क्या लिखा है, लिखा है डिफरेंट मासेस और सेम काइनेटिक एनर्जी। मासेस क्या है? अलग अलग है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? समान है। इक्वल टॉर्क्स आर अप्लाइड टू स्टॉप देम, उनको रोकने के लिए समान मात्रा में टॉर्क लगाया गया है। विच विल मेक द लीस्ट नंबर ऑफ रोटेशन, उनमें से सबसे कम संख्या में चक्कर कौन लगाएगा कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले। तो यार एक बात बताओ, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है और थिन डिस्क है, उनके मासेस अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है, और टॉर्क आपका सेम है। सो अब देखो, यदि आपको रोकना है तो यू विल हैव टू डू सम वर्क, यू विल हैव टू डू सम वर्क। अब यदि उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले समान है तो हम लोग मान लेते हैं कि भैया उनको रोकने के लिए जो वर्क डन होगा वो भी समान होगा। चलो सर हम लोग एक क्षण के लिए मान लेते हैं, तो हम लोग लगाएं कैसे? तो मेरे दिमाग में तो ये चलता है यार, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एस। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर वर्क डन आएगा, घूम रहा है, तो टॉर्क इंटू डी थीटा। बोलो सही बात है या नहीं है? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखिए, यदि पहले काइनेटिक एनर्जी समान है तो वर्क डन जो लगेगा वो भी सेम होना चाहिए, और सवाल के अंदर में इक्वल टॉर्क और दे रखा है, तो बेटा W और डी थीटा तो सब कुछ सेम हो गया। भैया यदि टॉर्क भी सेम है तो W प्रोपोर्शनल टू डी थीटा, और W जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो यहां का इसका मतलब है थीटा विल बी सेम, थीटा विल बी
सेम। और थीटा क्या है? थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है? सेम। सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है? अब सेम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का मतलब होता है 2 पाई एन, और यहां पर जो एन आता है इसका मतलब है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, जब थीटा ही सेम है तो बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी क्या आ जाएंगे? सेम ही आ जाएंगे। मतलब थोड़ा सा थियोरेटिकली दिमाग लगा के आपको इसको सॉल्व करना था, हो जाता था। लो भाई, अब ये सवाल है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज दिस एंड टॉर्क इज दिस, देन द रोटेशनल पावर। तो टॉर्क बराबर क्या होता है ये आपको बताना है, बताओ फटाफट से भैया। एफ सॉरी पावर है ना, तो P बराबर एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है, तो यहां पर P बराबर टॉर्क वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर आएगा। टॉर्क कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप से। सो डॉट प्रोडक्ट करने के पश्चात आंसर आएगा 2 प्लस 3 दूना 6 प्लस 4 3 12 6 18 और 2 20 20 वेट। तो सबका आएगा यही। अरे डॉट प्रोडक्ट करना था भाई। सर हम तो ऐसे थोड़ी मानेंगे, हम तो एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे, कुछ ना कुछ और जरूर गलत करके आएंगे। सही तो करना ही नहीं है हमें एक बार में सवाल, चाहे बोले कितना भी आसान सवाल दे दो आप, क्योंकि हमने तो ठान लिया है कि सवाल इतना आसान एग्जामिनर पूछ कैसे सकता है हमसे। एग्जामिनर की हिम्मत कैसे इतने सिंपल सवाल पूछने की? तो हम जरूर उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे, और जैसे एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएंगे वैसे सवाल को गलत करके आएंगे। अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। ओके, मतलब आपको आई दे रखा है कितना? बोलो फटाफट। 0.32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज रोटेटेड स्टेडली एट 120 रेडियन पर सेकेंड, मतलब आपको ओमेगा भी दे रखा है 120 रेडियन पर सेकेंड बाय अ 50 वैट इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब आपको पावर दे रखी है 50 वैट की पावर दे रखी है। सो भैया द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे यार? काइनेटिक एनर्जी ये घूम रहा है मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो सही है, हाफ एज इट इज आई आपको दे रखा है, और ओमेगा क्या है? 120 से वो घूम रहा है। फटाफट कर लो बेटा, इसमें क्या बचा है बोलो। देखो 2 से काटो, ये आएगा 16, 120 जीरो पॉइंट है, 16 दूना 32 2 3 16 एकम 16 17 18 19 जीरो, सो 119.2। सही कर रहा हूं ना? अरे ओमेगा का स्क्वायर नहीं किया मैंने, 120 का स्क्वायर भी करना था, सॉरी। फिर तो काम और चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं इसको। काटो, 0 से पॉइंट हट जाएगा तो 12 12 144, तो आपको करना है 144 इंटू 16, तो 16 32 16 32 16 अड़तालीस 16 64 4 6 16 64 और 6 70 जीरो हासिल 7 16 एकम 16 और 7 21। अब तो सही कर लिया? अरे बोला अब तो सही हो गया ना? देख लो एक बार और। 16 32 16 16 64 हासिल लगी 6, 16 16 एकम 16 16 32 16 16 64 64 और 6 70 70 की जीरो हासिल लगी 7, 16 एकम 16 16 और 7 17 18 19 20 21 22 23 2304। लो 2304 जूल। अब कई लोग सोच रहे हैं सर ये पावर तो लगा रखी है 50 वाट, इसका मतलब क्या है फिर? अरे भैया देखो, सवाल की भावनाओं को पकड़ो। सवाल क्या बोला गया है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील। अब देखो ये 50 वैट जो है ना, दैट इज योर इनपुट पावर। ये क्या है? आपकी इनपुट पावर है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में 50 जूल एनर्जी इसने प्रोवाइड करी है। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। देखो ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग चलता है। बेसिकली ये क्या होता है ना, जो आप इनपुट प्रोवाइड करते हो उसकी तुलना में यहाँ पे आउटपुट ज्यादा मिल जाता है। मतलब कैसे होता है ना, वो छोटा घूमता है, घूमने वाली छोटी सी चीज है, लेकिन उसका सिंस यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो वो एक अलग चीजें हैं। ठीक है, इससे आपको दिमाग नहीं लगाने में, वही बोला ना कहीं आप एक्स्ट्रा बुद्धि लगाओगे और कहीं ना कहीं फंसोगे, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली मालूम थी हाफ आई ओमेगा इसको, तो आपने सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? आप क्यों एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने के पीछे पड़ गए? और जैसे ही आपने एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने के पीछे पड़े वैसे सवाल गलत। वही कहानी होती है हर बार की तरह। सवाल खत्म हो गया लगता है। चलो ठीक है,
ओके सो बेटा यहां तक खत्म होने के पश्चात नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इज द रिमेनिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। आज करें कि कल करें यार? एक काम करते हैं, छोड़ो, ऑलरेडी आज के लेक्चर की ड्यूरेशन तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, तो एक काम करेंगे ना, एक लेक्चर और लिख जाएगा, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो हम लोग देखेंगे। तो आज रहने देते हैं मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन को आज के लिए। तो खाली करो पहले तो ये स्लाइड को, नहीं दिखनी नहीं चाहिए ना, खाली स्लाइड होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो आज रोक लेते हैं यहाँ पर और डिसाइड करते हैं कि भैया क्या करना चाहिए, कैसा उचित रहेगा। बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन थोड़ा इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ जब तक आपको मिलेगा तब तक क्या होगा, ठीक है। सो आज यहाँ पे रोक लेते हैं बेटा, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए